अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। वह किस तरह से आपके लिए मददगार हो सकता है, किस तरह से आपको न्याय दिलाने में, आपके साथ कोई हादसा हुआ है उस हादसे में जो त्वरित मुआवजा दिलाने में कैसे कारगर होगा, जहां की आपको एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। कैटेगरी बांटी गई है। भारत की आबादी में जितनी महिलाएं हैं उनको ये सुविधा है, विकलांगों को है, ट्रांसजेंडर को है, जिनकी आमदनी 3 लाख से कम है उनके लिए भी ये सुविधा है। सुविधा यह है कि कोर्ट का खर्च, आपको एप्लीकेशन नहीं लिखने आती तो एप्लीकेशन लिखने लिखवाने सारी व्यवस्था वहां पर है। यह इसलिए है कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित नहीं होना पड़े क्योंकि वह बहुत पढ़ा लिखा नहीं है या पढ़ा लिखा नहीं है, या वह बहुत गरीब है, उसकी पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक आपको मुकदमे लड़ने के लिए, अपने न्याय पाने के लिए मदद दी जाती है। आज जिस पर हम बात करने वाले हैं, जहां से कि मुकदमा शुरू होता है, जहां से कि अदालत का चक्कर काटना पड़ता है, वह है एफआईआर। लगभग सब जो दर्शक हमारे सामने हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको यह पता है कि एफआईआर ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जहां से कि मुकदमा शुरू होता है, कोर्ट तक जाता है। बहुत सारे मामलों में जो पीड़ित होता है उस पीड़ित के राइट के बारे में जानकारी नहीं है, अधिकार क्या है पीड़ित को। कई बार हम आपके साथ यह बता चुके हैं कि भारत के संविधान ने हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया है, लाइफ विथ डिग्निटी। तो उस गरिमा के लिए, गरिमा को बनाए रखने के लिए आपको न्याय मिले और आपकी गरिमा कोई छीन नहीं सके, इसलिए विधिक सेवा प्राधिकार की व्यवस्था है। आज हम बात करते हैं एफआईआर और पीड़ित के क्या हक हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए झालसा के मीडिएटर पीएन सिंह जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, आप पुलिस अफसर भी रहे हैं, कि एफआईआर क्या है। देश की कानून व्यवस्था में 2 तरह की कानून है हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम में, एक फौजदारी और दीवानी। फौजदारी मुकदमे का जो एक्शन है वो 2 तरह से होता है। एक है जो संज्ञेय अपराध की सूचना आप जब कभी किसी थाना प्रभारी को देते हैं तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट की रूप में माना जाता है, जिसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड फौजदारी मुकदमा वहां से एक्शन में, मोशन में आता है। तो इसको ऐसे समझिए कि जब भी कोई संज्ञेय अपराध की घटना किसी के साथ घटती है और वह जब वह सूचना लिखित, मौखिक किसी तरह से उस थाने के थाना पदाधिकारी को देता है तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में वो इस बयान को दर्ज करता है और वो संज्ञेय अपराध के रूप में एफआईआर दर्ज करने के बाद ये अनुसंधान शुरू कर सकता है। घटनाएं कई तरह की होती हैं फौजदारी में भी, फ्रॉड से लेकर के आपको मारपीट तक, हत्या तक, इस तरह के मामलों में। तो एक्शन कैसे शुरू होता है और कहां से एक्शन शुरू होता है, और जो एफआईआर दर्ज करने वाला है उसकी जिम्मेवारी कहां कहां क्या क्या है? मतलब जैसा मैंने बताया कि फौजदारी मुकदमा, क्रिमिनल एक्ट किसी के साथ होता है, वो 2 तरह का होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल, एक कॉग्निजेबल।
संज्ञेय और एक असंज्ञेय। असंज्ञेय को मोटे तौर पर समझ लीजिए जो कम गंभीर, लेकिन जितने भी गंभीर मामले आते हैं वो सब संज्ञेय में है। और सीआरपीसी जो हमारे यहाँ है उसके एनेक्स में ये एक एनेक्स 1 में वर्णन है कि कौन से अपराध संज्ञेय होंगे, कौन से अपराध होंगे। फर्क इतना है असंज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, वो एफआईआर नहीं दर्ज कर सकती है। तो संज्ञेय अपराध जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें जब वो रिपोर्ट करेगा तो वो एफआईआर दर्ज करेगा, दर्ज करना ही है, दर्ज रिपोर्ट मिलते ही दर्ज करना है। सपोज करिए जो कोई व्यक्ति के साथ घटित हुआ, हो सकता है व्यक्ति के साथ घटित हो वो व्यक्ति नहीं आवे, और बहुत सारी ऐसे अपराध होते हैं जिसमें कि स्वयं अफसर इंचार्ज अपने बयान पर, अपनी सूचना के आधार पर वो दर्ज करते हैं। उनको कहीं से सूचना मिली तो वारंट कहाँ से जारी होता है? थाना से वारंट जारी होता है या कोर्ट से जारी होता है या कोर्ट से वारंट लेना पड़ता है? जहां एफआईआर लॉज हुआ संज्ञेय अपराध के मामले में ही अगर आए तो संज्ञेय अपराध में, असंज्ञेय अपराध में जो कम गंभीर प्रवृत्ति के मामले हैं, ये वारंट कहाँ से जारी होगा? हम आम लोगों को बताना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही गंभीर प्रश्न है कि वारंट कहाँ से जारी होगा। जिस संज्ञेय अपराध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में, गंभीर ऑफेंस में थाना प्रभारी को जब ये सूचना मिलती है तो वो एफआईआर दर्ज करते हैं अपने थाने में और उसका अनुसंधान शुरू कर देते हैं। अपने स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थों को दे सकते हैं। अपने स्वयं शुरू करते हैं तो उनको अनुसंधान के क्रम में ये लगता है कि किसी का आरोप गंभीर है, जिस व्यक्ति पर आरोप गंभीर है, जिसने कमीशन किया, ऑफेंस किया है और उसको गिरफ्तार करना तत्काल आवश्यक है, वो बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। असंज्ञेय अपराध जो छोटे तरह के हैं उसमें उनको ये अधिकार नहीं है, न तो एफआईआर दर्ज करने का अधिकार है, न अरेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन सीआरपीसी की धाराओं के अनुसार अगर कोर्ट उन्हें एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित करता है तब वो को एफआईआर दर्ज करते हैं और उसका जांच करते हैं। ये जो एफआईआर है कहाँ कहाँ दर्ज हो सकता है? मान लीजिए कि हम पुलिस थाना गए, कोई व्यक्ति पुलिस थाना गया, पुलिस थाना नहीं ले रही है एफआईआर, वो दौड़ रहा है, तो वैसे मामले में क्या करेगा? क्या जब दूसरे ये कि हम डिजिटल युग में हैं, तो डिजिटल युग में एफआईआर करने की डिजिटल भी व्यवस्था है क्या? प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये आम लोगों की धारणा रही है, जो पुलिस जो थाने में लोग जाते हैं या तो नहीं लेते हैं या आनाकानी करते हैं या विलंब करते हैं। तो सीआरपीसी में ये प्रोविजन है कि आप उस जिला के एसपी को लिखित रूप से सूचित करेंगे। आप अगर नहीं जा सकते हैं, रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेंगे तो एफआईआर माना जाएगा। अब डिजिटल युग में आप ऑनलाइन एफआईआर मेल के द्वारा भी भेजेंगे तो भी वो एफआईआर माना जाएगा और दर्ज किया जाएगा। जो ही वो मिलेगा मेल भी, तो वो बजाबते जो फॉर्मेट है राज्य सरकार से वो स्वीकृत फॉर्मेट है उसके रिक्वायरमेंट्स को भरेंगे और उसे एफआईआर दर्ज करेंगे। एफआईआर में सीरियल वाइज नंबर रहता है, वार्षिक नंबर रहता है, 1 जनवरी से शुरू होकर के 31 दिसंबर तक का उस थाने का नंबर रहता है, उस वर्ष का नंबर रहता है, डेट रहता है, तो वो एक क्रमबद्ध रूप से वो दर्ज हो जाता है। दूसरे ये कि सनहा और एफआईआर में क्या फर्क है? हाँ, सनहा जैसे कि आपको अभी हमने कहा, असंज्ञेय अपराध जो होंगे वो उसके लिए वो एक एंट्री, कोई आदमी कोई सूचना दे सकता है, उस सूचना को अफसर इंचार्ज देखेगा, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो एफआईआर करेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता है तो वो स्टेशन डायरी होता है थाना की, उसमें वो दर्ज करेगा और उसमें आवश्यक जांच करेगा और जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी और संबंधित एसडीओ को भेजता है। और उसमें अगर जांच के दौरान अगर उसको ये लगा जो संज्ञेय अपराध से जुड़ा हुआ
तो वो FIR करेगा। प्राथमिकी दर्ज कराने वाले, FIR लॉज कराने वाले की जिम्मेवारी क्या बनती है? जिम्मेवारी यही है जो वो अपनी बात को सही ढंग से कहे, सच बात बताए, क्योंकि अनुसंधान का मतलब होता है साक्ष्य का संकलन। क्योंकि अगर वो झूठ बोलेंगे तो कभी कभी लोग ईर्ष्यावश, दूसरे से दुश्मनी के बस उस पे लोग केस करते हैं। तो जांच के दौरान वो गलत पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई के लिए धारा 182, 211 के IPC के अंतर्गत उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए भी थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी केस दर्ज कराते हैं कोर्ट में। ये तो आप FIR की बात हुई। अगर सपोज करिए जो ये भी नहीं हो पाया तो आप सेक्शन 190 के तहत आप न्यायालय में केस कर सकते हैं, और न्यायालय उसे जुडिशियल न्यायालय जो कोर्ट जो है सो उस FIR को पुनः दर्ज करने के लिए निर्देशित थाना प्रभारी को करेगा। ये कानून है। तो आपके पास बहुत सा ऑप्शंस खुला हुआ है जो जहां आप अपनी बात को कह सकते हैं, अपने विरुद्ध जो घटनाएं घटी हैं, संज्ञेय अपराध घटी है, उसके लिए आप प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। अब इसमें पीड़ित कौन है? FIR दर्ज करने वाला पीड़ित है या दूसरा कोई पीड़ित है? और पीड़ित है उसके क्या हक अधिकार हैं? और वो अगर चाहता है कंपनसेशन, जिसमें कि कुछ फिक्स है कंपनसेशन के लिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, पीड़ित शब्द को लोग समझते हैं जिसके साथ घटना घटी वही केवल पीड़ित है। पीड़ित शब्द अपने CRPC में बड़ा एलिब्रेट है। अगर वो व्यक्ति वयस्क है, जिसके कि बच्चे हैं, तो वो बच्चे भी पीड़ित में आ जाते हैं, उसके हायर्स, लीगल हायर्स। और अगर लीगल पीड़ित व्यक्ति 18 वर्ष से कम है तो उसके अभिभावक भी आ जाते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में उस पीड़ित व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो सूचना थाना में दे सकते हैं। तो दोनों है। अगर वो अवयस्क है तो उसके गार्जियंस, वयस्क है और उसके बच्चे हैं तो उनके हायर्स, दोनों पीड़ित माना जाता है। और ये आवश्यकता अनुसार वो, जैसा कि आपने कहा, पीड़ित व्यक्ति के लिए कंपनसेशन का, कंपनसेट करने का, कंपनसेशन प्राप्त करने का अधिकार। और यहाँ बहुत से लॉज हैं जो पिछले 2 दशकों में काफ़ी कुछ सुप्रीम कोर्ट से भी और देश की सरकार से भी और UNO से भी ये प्रक्रियाएं हुई हैं जो विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाए, उसके लिए जो उसको मदद किया जाए, उसको जस्टिस, फेयर जस्टिस दिया जाए, जो फ्री जस्टिस दिया जाए। ये भावना लेकर के हर पीड़ित को ये अधिकार मिलता है कि वो अपने इस हक के लिए वो संबंधित न्यायालय में, संबंधित लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में आवेदन कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझाने की और समझने की दोनों स्थिति में हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो झारखंड में नक्सली घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आपराधिक घटनाएं, जमीन से जुड़े मामले को लेकर के आप देख ही रहे, रोज रंगा रहता है अखबार, इस तरह घटनाएं घटती हैं। तीसरे की पारिवारिक विवाद में भी इस तरह घटनाएं घटती हैं, उसमें भी एक पक्ष पीड़ित होता है। दूसरा ये कि एक तो मारा जाना, घर का मुखिया मारा गया तो खेती अब कौन करेगा, खेती कैसे होगी? जैसे कि आपने 2 कैटेगरी में बांटा कि जो वयस्क है, एडल्ट है, जो एडल्ट नहीं है, 2 कैटेगरी हो गई। खेती कौन करेगा, खाएगा कहां से आएगा? नक्सल घटनाओं के अलावा भी बहुत सारे आपराधिक घटनाओं में इस तरह की हत्याएं या विकलांगता, अपंग हो जाना, इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं। वैसी स्थिति में उसके राइट्स जो बनते हैं, जैसे नक्सल वाले में सरकार ने फिक्स कर रखा है
कैसे कैसे करना है, नहीं करना है, लेकिन बाकी सारे मामलों में कैसे है और क्या वो कहाँ जाएगा कि भाई हमको ये स्थिति है। इसलिए कि भारत का संविधान जिसके तहत सीआरपीसी, आईपीसी की हम बात कर रहे हैं, एफआईआर की बात कर रहे हैं, उसमें जो उसकी डिग्निटी की रक्षा करनी है और उसके जीवन की भी रक्षा करनी है, दोनों है। जीवन की रक्षा करनी, डिग्निटी के साथ रक्षा करनी, कि वो भीख मांगने की नौबत में नहीं आ जाए, नहीं तो कटोरा लेके निकल जाए कि भाई हमको खाने के लिए नहीं है, या इंतजार करे कि ग्राम प्रधान जी कुछ दे देंगे या मुखिया जी कुछ अपना दे देंगे, तो वो भी कितना देंगे और कितना दिन खाना चलेगा, वो कहाँ कैसे मदद पा सकता है। देखिए, आपराधिक घटना का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें दो स्थिति आती है। एक आपराधिक घटना जिसमें व्यक्ति नोन हो, जिसपे आप नोन हो, एफआईआर आप करते हैं, और कुछ घटनाएं होती हैं अननोन है। सपोज करिए जो एक राहगीर कहीं जा रहा था, उसके साथ किसी ने लूटपाट किया और लूटपाट में सफल हुआ और वो मारा गया और पुलिस में केस हुआ और उस व्यक्ति जो करने वाला था उसका कोई पता नहीं चला, क्या उसको कंपनसेशन मिलेगा? यस। आप उस कई कैटेगरी बनी हुई है, और जैसे अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट के केस में बना हुआ ना, हिट एंड रन वाले मामले में, कि अगर मार करके भाग गया तब भी उसको 2 लाख रुपए तक मिलेगा। यस। लेकिन उसके जो प्रॉपर ये है प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आना मस्ट है। हाँ जी। तो ये भी इसमें भी है। झारखंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम सेंटर का भी है और अपना झारखंड स्टेट का है। 2014 में था, अब 19 में हो गया और कार्य विस्तृत कर दिया गया है। तो पहला कैटेगरी हम इसलिए कहना चाहते हैं, बहुत आदमी को ये मालूम होगा कि भाई इसमें तो कुछ नहीं पता चला, एफआरटी नो क्लू होने वाला है, तो उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, मिलेगा। वो उससे आपको काम करना पड़ेगा, जो भी उनके हैं विदिन 24 आवर्स इसकी सूचना आप निकटवर्ती थाना में तो मिलेगा ही, आप लिख करके ये जो अब हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसको सूचित करना पड़ता है, और 2 महीना के अंदर इसकी प्रक्रिया है, इसकी बैठकें हैं, इसका रिपोर्ट है, वो सब करके और उस व्यक्ति को जो मुआवजा की राशि है उसकी गंभीरता को देखते हुए वो एक कमेटी है और कमेटी के द्वारा उसे भुगतान किया जाता है। अगर सपोज करिए उसको अन्य भी सरकारी की योजनाओं के तहत इस तरह की घटना में उसको अगर मिल रहा है कंपनसेशन और इससे ज़्यादा है, तो ये दोनों को कंपनसेट कर दिया जाए, तब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कोई और भी कंपनसेशन की स्कीम आप पर नहीं लागू होती है तो ये आपको ये सीधी ये मिलेगा। जैसे कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट में कहा, वैसा ही वही अवस्था यहाँ पर होती है। और दूसरा है जिसमें कि वो कंपनसेशन के लिए ट्रायल हुआ और नोन है। अगर एक केस ये अननोन हो गया, जिसमें नोन है उसमें भी प्रक्रिया है कि आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में दीजिए और उस प्रक्रिया के तहत एक आपको कंपनसेशन मिलेगा। इसका एक दूसरा भी पहलू आगे चल करके है, जो ट्रायल के समय में सपोज करिए जो ट्रायल के समय में दोष साबित हो गया अपराध कर्मियों पर, तो आप देखते होंगे बहुत सारे केसेस में जो 10 साल की सजा और इतने रुपये का जुर्माना, 10,000, 20,000, 10 लाख का जुर्माना। ये जुर्माना कोर्ट, संबंधित कोर्ट वो इसको पेमेंट करने के लिए लिखता है, ये कंपनसेट करने के लिए करता है। सपोज करिए ये तीसरी स्थिति ये है कि नाम तो था लेकिन ट्रायल के वक्त में वो छूट गया जिस पर आरोप था, तब क्या होगा? तब उसका कंपनसेशन का क्या होगा? तो ट्रायल कोर्ट
ये लिखेगा, ये महसूस करेगा कि जिस पीड़ित को इसको कंपनसेट किया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए, और इसके लिए चूंकि इस केस में कोई और ऑप्शंस नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट को लिखेगा और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और हाई कोर्ट है तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को उस पर्टिकुलर केस के लिए रिहैबिलिटेट करने के लिए एक लमसम अमाउंट देने के लिए वो निर्देशित करेगा। और जो वहाँ एक प्रक्रिया है, बैठकें हैं, होती हैं, और उसके तहत विदिन 2 मंथ्स इस प्रक्रिया में उसे कंपनसेट किया जाएगा। इसको फिर हम लोग 3-4 कैटेगरी में बांट दें, थोड़ा आसानी होगी। एक तो है प्राकृतिक आपदा। झारखंड में प्राकृतिक आपदा बहुत है, खास करके ठनका गिरने से मरने वाली बहुत सारी घटनाएं होते रहती हैं। दूसरा है कि वो डाइन वाला जो मामला है कि डाइन वाले मामले में होता है। तीसरा नक्सली वाला मामला है। चौथा जो सामान्य आपराधिक घटनाएं घटती हैं जिसमें कि वो जा रहा है और किसी ने मार दिया। ये चारों घटनाएं लगभग अलग अलग हैं और बहुत तरह से भिन्नता है इसमें। तो उसमें भी किस तरह से वो दावा कहाँ करेगा, किसके पास जाएगा। एक तो दावा करने के लिए अपने यहाँ जो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि न्यायालय यह मान के चलता है कि हर कोई को कानून जानना होता है कि कानून कहाँ हम तोड़ रहे हैं। लिटरेसी रेट के अलावा जो अपने यहाँ अवेयरनेस, उस अवेयरनेस में जानते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो पीएचडी होल्डर हैं उनको भी नहीं पता है कि कानून सब क्या है, भारत का संविधान क्या कहता है। वैसी स्थिति में उसको राइट्स लेने हैं, राइट्स है उसका, तो राइट्स लेने के लिए प्रोसेस क्या होगा और कहाँ किसके पास जाए। जैसे विपता की जो कहते हैं घटना हम आपको बता, ये करने से थोड़ा फिर वही टाइप की तरफ जा रहे हैं। घटना घटी एक्सीडेंट की घटना में हिट एंड रन की घटना घटी या दूसरे नंबर पहचान की घटना घटी, तो पुलिस थाना से मामले की शुरुआत होती है, हॉस्पिटल शुरुआत होती है, वो सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो लेकर के जाइए और वो सारा प्रोसेस है। नक्सल घटना में नोन है, पुलिस ने रिपोर्ट किया कि नक्सल घटना थी तो उसके हिसाब से मिलता है। डायन वाले में नोन है कि भाई डायन वाला मामला है, इस तरह से होता है। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं, डायन का होते हुए भी वो छुपा हुआ होता है, वो विक्टिम तो हो गई या विक्टिम तो हो गया। तो वैसी स्थिति में वो अपने दावे को कहाँ नियरेस्ट, जो सबसे नजदीक जगह है, जहां जाए और जहां से उसको प्रोसेस शुरू किया जाए। अगर आप कहें सरकार कामकाज में थोड़ी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, लेकिन अगर वो चाहे इमीडिएट अगर राहत चाहता है और उसको अगर कोई और जानकारी नहीं है तो जिले के या सब डिवीजन के जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसमें आवेदन, उसके सेक्रेटरी को आवेदन दे तो हम समझते हैं कि इमीडिएट उसको रिलीफ मिलेगा। अभी जो झारखंड के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का क्रियाकलाप है वो बहुत ही गतिशील है और प्रभावी है। लोग इससे, जो भी लोग आते हैं वो सारे लोग उससे लाभान्वित होकर जाते हैं। अगर वो उनको कोई जानकारी ऐसी होती है जो डीसी ऑफिस से जुड़ी, 2 ही जगह है, डीसी ब्लॉक और जुडिशरी का लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो आप इन जगहों में उनको गाइडेंस मिल जाता है जहाँ आप कहाँ जाएं और कानून से संबंधित बात की जानकारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में मिल जाती है। आप देखे होंगे जब अभी 1 जुलाई से लेके 31 सितंबर तक 3 महीने का एक विशेष अभियान चल रहा है। इससे पहले मन का मिलन एक पखवाड़े तक हुआ है। लोगों में बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे जो केवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के इस अभियान के चलते आने से उनका समाधान हुआ है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कानून की ज़रूरत के अनुसार है। सब कुछ कानून से नहीं होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो आपस में बातचीत करने से भी निकल आता है
कम्युनिकेशन होता है, जब वार्तालाप होती है तो निकल जाता है। अभी व्यवहारिक रूप से जो देखने में मिलता है, बहुत सारे लोगों को, विक्टिम को अभी नेशनल जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसका गाइडलाइंस है, स्कीम है, जिसके तहत अगर किसी चीज़ में विलम्ब हो रहा है तो उसको अगर मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऐसे विक्टिम्स को मदद करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी वो तत्काल करेगी और उसे सहायता पहुंचाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर कोई कानून की बात से संबंधित कोई समस्या है, अगर आपके किसी कंपनसेशन के विक्टिम होने के कारण कंपनसेशन की समस्या है, तो आपके आसपास हमारे पीएलवी रहते हैं। आप सीधे विधिक सेवा प्राधिकार यानी डीएलएसए और अनुमंडल में जो ऑफिस है, कोर्ट है, वहां जाएं। वहां पर जो पदाधिकारी रहते हैं आपको मदद करेंगे। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।